बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मुल्क में एक 26वीं आईनी तरमीम का मसला, तो दूसरी तरफ एक ऐसी कैफियत है जिसमें आपको बड़ा वाज़ेह नज़र आता है कि फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा वार इस वक़्त अपने अरूज पर है। पिछले कई रोज़ से एक पैनिक की कैफियत है पूरे पाकिस्तान के अंदर। एक तरफ सियासतदान आईनी तरामीम लाने की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। मौलाना फजल रहमान साहब मरकज़ बने हुए हैं। एक सियासी जमात जाती है तो दूसरी सियासी जमात उनके घर पहुंच जाती है। नंबर्स पूरे करने हैं हुकूमत ने। मौलाना फजल रहमान का बड़ा अहम किरदार है, लेकिन क्या सिर्फ मौलाना फजल रहमान पर ही इत्तेफा किया जा रहा है या हुकूमत के पास बाकी कार्ड्स भी मौजूद हैं? दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक लाहौर में होने वाले वाक़े ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। तलबा बाहर निकले, एहतजाज किया, तोड़ फोड़ की, और किसी ने ये नहीं जाना कि हकीकत क्या है। ना हकीकत तक किसी ने पहुंचने की कोशिश की। अपने ही कॉलेज को तोड़ डाला, अपने ही कॉलेज के बाहर नुकसान पहुंचाया गाड़ियों को। और अगर किसी से पूछा गया कि ये सब कुछ वो क्यों कर रहे हैं, तो बहुत से तलबा ऐसे थे जिन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि वो ये एहतजाज किस लिए कर रहे हैं। गोया एक बड़ा चैलेंज इस वक्त मुल्क के अंदर फेक न्यूज का है, प्रोपेगेंडे का है। और किसी मुल्क में प्रोपेगेंडा अगर इतना ताकतवर हो जाए, फेक न्यूज इतनी फैलनी शुरू हो जाए, तो इदारों के लिए, मुल्क की मैशत के लिए किस कदर नुकसान हो सकता है, इसका आपको बखूबी अंदाजा है। आज के प्रोग्राम में इसी का जायजा लेंगे। दोनों चीजें, एक तरफ हुकूमत अपोजिशन आईनी तरामीम के हवाले से गठजोड़ कर रही है, तो दूसरी तरफ मुल्क के अंदर फेक न्यूज के बारे में भी इस वक्त बड़ी आवाजें उठ रही हैं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो मुल्की इदारों के खिलाफ या मुल्क के अंदर पैनिक फैलाने के लिए जानबूझकर इस किस्म की कार्रवाइयां करते हैं। मेरे साथ दो सीनियर साफी, सीनियर तजज़ियाकार मौजूद हैं। जनाब रऊफ कुलासर साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं। रऊफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर साफी तजज़ियाकार अतर काज़मी साहब। रऊफ कुलासर साहब, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगा। आईनी तरामीम पिछले कई रोज से हम सोचते हैं, सुनते हैं, कभी लगता है मौलाना फजल रहमान हुकूमत के साथ हैं, कभी पता लगता है कि नहीं अपोजिशन के साथ चले गए हैं। ड्राफ्ट तो तैयार किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी का अपना मुसवदा, हुकूमत का अपना मुसवदा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मुसवदा। कौन आपको कामयाब नजर आता है कि आज तक की जो डेवलपमेंट्स होती रही हैं, किसने जो है वो कामयाबी हासिल किया है? बजाय तो ये नजर आ रहा है कि हुकूमत ये तरमीम लाने में हर हाल में कामयाब होना चाहती है। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। अभी जो लेटेस्ट यहाँ से डेवलपमेंट्स हैं वो दो तीन हैं। एक तो अभी ये खबर आ रही थी कि आईनी कमेटी जो पार्लियामेंट की बनी थी, खुर्शीद शाह साहब जिसको हेड कर रहे थे, तो उन्होंने आईनी मुसवदा जो है उसकी अप्रूवल उन्होंने दे दी। अब कैबिनेट के पास जाएगा, फिर पार्लियामेंट में इसको सबमिट किया जाएगा। आज अब ये नहीं पता कि आज के दिन रात को कोई इसको पेश किया जाएगा कैबिनेट का इजलास बुला के, या कल का इसका इंतज़ार किया जाएगा। एक चीज़ तो ये है। बात आते हैं जो अहम चीज़ है, मेरा ख्याल है जिस पर सबकी नज़रें आपकी भी हैं और भी सब लोगों की होंगी, कि नंबर्स कैसे पूरे करने हैं। हुकूमत की तो कोशिश थी डे वन से कि हमें मौलाना फजल रहमान साहब अगर मिल जाते हैं तो फिर तोड़ फोड़, फिर आपको ये लोगों को घरों से उठाना, किसी की माँ बहन को अगवा करना, किसी PTA वाले लोग जो हैं उनको तशद्दुद करना, ज़्यादतियाँ करना, और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मेरा भी ये मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि अगर इस तरह आपने तोड़ फोड़ करके, बंदे उठा के, PTA को मार धाड़ करके अगर आपने तरामीमें करानी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये ना इसको कोई मानेगा, तो ना ये कोई ये कंसेंसस होगा। और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी तरामीम है, मामूली भी नहीं है। पूरा आप उसका जुडिशल स्ट्रक्चर चेंज करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीज़ों का। तो आपके लिए शायद इसकी वैलिडिटी, आप इसको पार्लियामेंट की तो आप पावर कह लेंगे, लेकिन लोग या इस सिविल सोसाइटी या इवन अदलिया या जो आपके बार्स हैं ये नहीं मानेंगे, कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। लिहाजा बेहतर ये है कि इसको आप प्रॉपर और कानूनी तरीके से किए जाएँ। अब कानूनी तरीका एक ही था इनके पास, जिसकी उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो उनके साथ मिल जाएँ, अलाइज़ आ जाएँ। अब मौलाना साहब यहाँ पर बहुत सारे वो राज़ी भी थे, 70-80% तो मैं समझता हूँ वो राज़ी थे। लास्ट टाइम उनकी मीटिंग भी हुई थी पिछले महीने 17 सितंबर या 16 सितंबर को, जिसमें उन्होंने जर्नलिस्टों को बुलाया हुआ था, कोई 15-20 के करीब। तो वहाँ से हम तो यही इंप्रेशन लेके आए थे कि मौलाना साहब जो हैं तकरीबन 70-80% जो हैं वो राज़ी हैं। जो मेन हुकूमत की तरामीम थी उन पर राज़ी थे। वो तो आईनी अदालत पर भी राज़ी थे, मिलिट्री कोर्ट पर भी वो राज़ी थे, वो फिर एज इनके जजेस की एजेस बढ़ाने पर भी राज़ी थे। यही हुकूमत के तीन बड़े मसले थे। अब उसके बाद क्या हुआ, गॉड नोज़।
अगर उनके जहन में अभी भी एक तो मेरी पार्टी के उनके बंदे मुझे मिले हैं थोड़ी देर पहले, ये किसी कैफ़े पे मैं था तो उनकी पार्टी के एक बड़े अहम रहनुमा मिल गए, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। तो मैंने उनसे पूछा, वो खुद भी थोड़े से मायूस लग रहे थे। उन्होंने कहा जी मौलाना साहब अब थोड़े से मोर ओवर के चक्कर में पड़ गए हैं, ड्रैग कर रहे हैं, तो नहीं तो हमारी तो हुकूमत के साथ बड़े अगेन अच्छे तरीके से मामला पे बातचीत हो जाएगी, हो चुकी थी। अब इसमें मौलाना साहब शायद आखिरी लम्हे तक कोई बड़ी डील मारना चाहते हैं, कोई बड़ी डिमांड है उनके जहन में, हुकूमत उनको मान नहीं रही। हुकूमत ने भी कोई ऐसा कोई बड़ा राब्ता नहीं किया, वो भी बिलावल भुट्टो साहब के जरिए उनको हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। रेवंड में क्या आपने वहाँ पे देखा, अभी फिर PTA वाले उनसे मिल रहे हैं, फिर हुकूमत वाले लोग मिल रहे हैं। अभी उनके पास मेरा ख्याल है 24 घंटे मौजूद हैं। अब मौलाना साहब के पास अब ये ऑप्शन है, या तो बस निकलने वाली है, मौलाना साहब उसको पकड़ लें, बैठ जाएं उस पर, या फिर 4 साल फिर वो अपोजिशन में बैठें अगेन। क्योंकि उनके बंदे का ये कहना था कि हमारा जो क्लैश है, एक पॉलिटिकल क्लैश जो है, वो नवाज शरीफ या जरदारी साहब के साथ नहीं है, वो इमरान खान साहब के साथ है। KP की बात कर रहे थे, हमारा तो वो मतलब ट्रेडिशनल राइवल्स हैं, तो हमारा अलायंस उनके साथ बनता नहीं है अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग। दूसरी तो हुकूमत ने उनको 2-3 चीज़ें दिखाई हुई थी, वो कहते हैं मौत दिखा के बुखार बराजी करना। हुकूमत के पास 2 ऑप्शन थे, पहले उन्होंने PTA के लोग दिखाए, मौलाना साहब को घरों से उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, किसी की माँ बहन बेटी को गन पॉइंट पे उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा जनाब ये PTA के बंदे हमारे पास आ गए हैं। उसको 63 की आपको पता है वो जो रिव्यू का भी फैसला हो गया था, तो उन्होंने कहा जनाब मौलाना साहब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, अगर आना चाहते हैं तो आ जाएँ। अब मौलाना साहब साहब जरा उसके बाद थोड़े से उन्हें फील हुआ कि एक तो मेरे बगैर काम हो जाएगा, अब वो भी अगर नहीं कर रहे, अगर नहीं हो रहा जी नहीं, मौलाना साहब को गुस्सा है इसी वजह से कि शायद कि ये कोई वाया भटिंडा अल्टरनेट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। एक तो उन्होंने PTA के मैंने इनको दिखा दिया जी हम उनके साथ कर लेंगे अगर आप नहीं आते, नंबर 1। साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खबरें आना शुरू हो गई कि जनाब वो भी शायद फैसला करने वाले हैं। जो सीटें इस वक्त उन्होंने फ्रीज़ की हुई हैं, जो आपकी स्पेशल सीटें, और उनमें मौलाना फजल रहमान साहब ने भी स्पेशल सीटें ली हुई हैं ये PTA के कोटे से, अगर आपको याद हो। उन्होंने जनाब हम वो सीटें या के इलेक्शन कमीशन के ज़रिए हम ये रस्टोर करवा के हम अपने नंबर पूरे कर सकते हैं। अच्छा, इस पर ये बड़ी बात हो कि साफ ज़रा तनकीद है कि आनी भी चाहिए। तो हुकूमत के किसी बंदे से बात हो रही थी, मैं कहा ज़रूर ये तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी होगी आपकी, ऑलरेडी इतना सारा आप लोगों पर तनकीद है। तो उन्होंने एक ही 1 लाइनर में पूरा जुमला एक कह के बात ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा राव साहब जहाँ सत्यानाश वहाँ सवा सत्यानाश, पहले कौन सा मैं लोगों ने सरों पर बिठाया हुआ है, हमारी कोई क्रेडिबिलिटी की बातें कर रहे हैं, हमने करने हम करेंगे। तो ये है करंट सिचुएशन जो आप कह रहे थे कि इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक है सर। काज़मी साहब जो अभी करासा साहब बात कर रहे हैं कि मौलाना की अपनी सवारियां भी जो है वो इस किस्म के खदशात का इजहार करती हैं। वो कहती हैं जी कि हमें हुकूमत ज्यादा सूट करती है, बजाय इसके हम PTA के साथ जाएं। ये सवारियां उतर सकती हैं या हुकूमत को अपने नंबर्स पूरे करने के लिए फिर जो मौलाना के साथ जो मुख्तलिफ मुज़ाकरात होते रहे, गलती कहाँ की हुकूमत ने? देखिए मुझे नहीं लगता कि मौलाना जो है वो शुरू से इस तरमीम के खिलाफ थे या मौलाना का कोई हॉस्टाइल एटीट्यूड था। अगर आप देखें तो मौलाना ने कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा कि 45 किए या 47 किए मामलात हमने यहीं से चलाने। लेकिन अगर आप उसके बाद देखें मलिक साहब, एक वाकयात का तसलसल है जहां पे आपको हुकूमत की एरोगेंस नजर आई, हुकूमत की कजफहमी नजर आई। जिस तरह इन्होंने MNAs को गिरफ्तार किया पार्लियामेंट से, गुज़िश्ता रात को जो मौलाना ने गुफ्तगू की और वो काफी गुस्से में थे, जिस उन्होंने बताया कि मेरे किसी रुकन को उठा लिया गया है, उसकी फैमिली मेरे घर बैठी है। कामरान मुर्तजा साहब ने जो कल सेनेट में कहा कि जी हमारे लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, ये वो सारी चीजें हैं। आई डोंट नो कोई हुकूमत अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारना चाह रही है या क्या कर रही है, क्यों इस तरह का रवैया हुकूमत का जब आप चीजों को मैनेज कर ही रहे हैं। और अभी भी जो इस वक्त की खबर है कि जो वो खुसूसी कमेटी ने मसवदा मंजूर किया है उसमें मौलाना की तजावीज शामिल नहीं की गई है और उसमें ANP भी बाइकआउट करके चली गई है। अब आपको पता है कि मिनट्स और बाय मिनट चीजें चेंज हो रही, हो सकता है कि अगले घंटे आधे में या चीजें बिल्कुल तब्दील हो चुकी हों। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन ये है कि जो मसवदा हुकूमती मसवदा है उसी को मंजूर किया गया है, मौलाना की तजावीज नहीं डाली गई बीच में, और ANP ने भी उससे बाइकआउट कर दिया है। तो फिलहाल की तो ये सिचुएशन है। अब देखते हैं कि मौलाना इनके साथ चलते हैं या नहीं चलते। दूसरी जानिब मौलाना के बंदे तोड़ने की कोशिश की गई जिसका मौलाना ने गिला शिकवा किया। फिर मौलाना को वो इलेक्शन कमीशन का फैसला भी दिखाने की कोशिश की गई कि वहां से मखसूस नशिस्तें आ सकती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के आज जजेस ने दूसरी दफा वजाहत दे दी और इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप पाबंद हैं इस फैसले के।
तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को तो सिर्फ इसी चीज पे फारिग कर देना चाहिए जिसको मुल्क की अदालत का फैसला समझ नहीं आ रहा कि इसको हम क्या करें। तो ये बड़ा मसला बना हुआ है और मुझे ये लगता है कि हुकूमत ने कुछ ज्यादा तेजी में मौलाना को नाराज कर दिया। लेकिन अतर साहब, आपको लगता नहीं है कि तरह से एक के बाद फिर मखसूस नशिस्तों का जो कार्ड इस वक्त हुकूमत के पास है, मौलाना उनके लिए इररिलेवेंट हो जाएंगे? अगर मौलाना साथ दें तब भी अच्छा, ना दें तब भी अच्छा। नहीं, मुझे लगता है कि मौलाना जो है ना वो बड़ा अवामी मूड भी समझते हैं। मौलाना की सियासत आपको पता है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उनका एक वोट बैंक है और इस वक्त उनको पता है कि जिस जगह पे वो खड़े हैं, वो जिस किस्म की उनको पेशराई मिल रही है, तो मौलाना कोई घाटे का फैसला नहीं करेंगे। वो कोई पीटीआई की मोहब्बत में या किसी और की दावत में नहीं कर रहे, वो अपनी एक सियासत को देख रहे हैं और उसमें यकीनन प्रिंसिपल स्टांस भी होगा कुछ मखसूस चीजों के हवाले से जो आईनी मामलात हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मौलाना का हुकूमत के साथ ना जाना मौलाना के लिए नुकसानदेह होगा, इसलिए कि सब ने देखा कि जो भी हुकूमत के साथ गया उसको माशाल्लाह इस हुकूमत ने उस नहज पे पहुंचाया, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, आपके परवेज खटक साहब हो। हर बंदे को या तो होता ना कि कोई कामयाबी की 3-4 मिसालें बना देते कि जो हमारे साथ चलेगा वो कामयाब होगा, वो तो सारे मतलब तारीख के कूड़ादान में चले गए। तो यही वजह है कि मौलाना भी बड़े केयरफुल है और रजा रुबानी साहब ने जो आज लेटर लिखा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये अगर अमेंडमेंट आप इस तरह करेंगे ये तारीख के कूड़ादान में जाएगी। तो ये सारी चीजें भी देख रहे हैं मौलाना। पर मुझे अगेन ये लगता है कि मौलाना हुकूमत के खिलाफ नहीं थे, अगर वो खिलाफ जाते हैं तो उसका क्रेडिट भी हुकूमत को ही जाता है। अदर काज़मी साहब, एक ब्रेक ले रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से जो है वो बातचीत भी करेंगे कि एक तरफ रजा रब्बानी साहब का खत है, दूसरी तरफ मियां जवेद लतीफ साहब मुस्लिम लीग नून में रहते हुए वो भी कोई इसी किस्म की आवाजें बुलंद कर रहे हैं। आखिर इसका जो है नतीजा क्या निकलेगा? क्या वाकई पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के अंदर ऐसी आवाजें हैं कि ये तरमीम इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, या वहां भी कोई सियासी मामला ही है? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। इस तरीके से मंडियां लगाने की अगर बात की जाती रही माजी में, लोग वोट खरीद कर सेनेटर बनते रहे, आईनी तरमीम हो या बजट पास करवाना हो, इसी तरीके से सियासतदान जो है वो अपने एमएनएस को बुलाते हैं, फिर हुकूमत सपोर्ट हासिल करती है। पाकिस्तान की सियासत में कोई नई चीज है या ऐसी ही रवश चलती रही है? बड़ा अहम सवाल है आपका सर। मेरा ये ख्याल है इस दफ़ा कुछ नया हो रहा है, बल्कि प्लस हो रहा है, कोई थोड़ा सा बल्कि ज़्यादा डिफरेंट हो रहा है और इस तरह होना बड़ा ये अनफॉर्चुनेट है। और जो इसकी मतलब जो टूटी भजी यहाँ पे थोड़ी सी लूली लंगड़ी, वाकई लूली लंगड़ी जमहूरियत हम सुनते थे ना कि लूली लंगड़ी जमहूरियत भी ना मार्शल से या डिक्टेटरशिप से बेहतर है, वो लूली लंगड़ी में इस वक्त जमहूरियत जो चल रही है। माजी में क्या होता था और अब क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग इसकी डिबेट। माजी में 2-3 चीज़ें होती थी सर। एक तो पैसे का इस्तेमाल किया जाता था और कई हमारे पास इंस्टार्स इसकी मिसाल हैं, और स्पेशली इनकी बदकिस्मती पीटीआई की, इन्हीं के अरकान ज़्यादा बिकते रहे हैं। अगर आप देखें, आपको याद होगा सेनेट इलेक्शन थे, एक दफ़ा 20 के 20 करीब मेंबर जो है ना वहाँ बिक गए थे, जिनको बाद में उन्होंने पैसे भी लिए थे और उनको खान साहब ने कंपनी ने उनको सैक भी किया था। केपी की असम्बली में बहुत सारे इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि वहाँ पर लोग इसी तरीके से पैसे दे के, माजी की बात कर रहा हूँ, पैसे दे के वो बन कर आ जाते थे। ऐसे बलूचिस्तान से हम सुनते थे, बहुत सारे अभी भी लोग हम देखते हैं कि जो वोट लेकर वहाँ से कुछ लोग जो है सेनेटर बन के आए हैं। अच्छा, ये चीज़ आपको पंजाब या सिंध में ऐसा नज़र नहीं आती, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का ज़्यादा होल है, लिहाजा ये गिव एंड टेक वाला जो मसला था ये वहाँ पे आपको आप बलूचिस्तान और केपी में ये ज़्यादा लगता है। लेकिन यहाँ पैसे का इस्तेमाल होता था या वजारतों का इस्तेमाल होता था। सो 2 चीज़ें उसमें इस्तेमाल की जाती, पैसा दिया जाता था और साथ में किसी ओहदे के वज़ीर बना देंगे या कोई और आपको कोई बड़ी पोस्ट मिल जाएगी, ये होता। तीसरा एक और भी होता था जो बिल्स वगैरह पास कराने के लिए, जैसे इमरान खान साहब हमेशा कहते थे कि मैंने अगर अपने बिल पास करवाने होते थे तो मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहता था, वो इनको एमएनएस वगैरह को इकट्ठे करके आते थे। माजी में एक और भी होता था, आपको भी ये पता होगा, काज़मी साहब को भी, डिप्टी कमिश्नर्स को कहा जाता था कि अपने अपने इजला के जो एमएनएस एमपीज़ हैं उनको इकट्ठा करके भेजना आपका काम है। सो ये मुरव्वज ये तरीके थे जो 3 मुझे समझ आ रहे हैं कि उन्हीं के ज़रिए चीज़ें मैनेज की जाए, लेकिन अंडरग्राउंड होती थी, इतनी सरफेस पे नहीं आती थी। अब जो चीज़ें हो रही हैं, वेरी डिस्टर्बिंग चीज़ें हो रही हैं और इस तरह अगेन आई वुड से कि ये लोग खुद अपने आप को वीक कर रहे हैं कि आप उन पे एक तरह का दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। दबाव नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं वो सब मफरूर हैं, बेचारे भाग गए हैं। एमएनए और सेनेटर जो हैं, अगर वो आके आपके सेनेट में या कौमी असम्बली में ये बात कहें जी कि मेरे किसी ने अगेन कोई खतून के मेरे बेटे को उठा लिया है, कोई कहे मेरे भाई को उठा लिया है, कोई कहे किसी मेरी बीवी को उठा कर ले गए, ये चीज़ें पहले कभी नहीं होती थी। इसलिए बहुत सारा इसमें मेरा हल्के जो है मतलब थोड़ी सी भी हमारी सिविलाइज्ड सोसाइटी बची हुई है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़े भरपूर तरीके से किया जा रहा है। दूसरा
पहले अगर आप खुद कहीं गायब भी हो जाते थे तो पता ही नहीं चलता था, आप हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाते थे, अखबार में खबर छप जाती थी। अब आप इल्जाम लगाते हैं हुकूमत के ऊपर, साथ ही वीडियो बना के डाल देते हैं, आप हमदर्दी भी हासिल कर लेते हैं, वोटर्स की सपोर्ट भी ले लेते हैं, और साथ ही साथ आप अपने आप को मजलूम बना के सियासी लीडर भी बना लेते हैं। नहीं ठीक है आपकी बात, लेकिन इसका एक तोड़ है ना। आजकल अगर कोई आपके खिलाफ प्रोपागेंडा कर रहा है, अगर एजेंसीज के खिलाफ कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ के जनाब के मुझे उठा लिया, मेरे बच्चे को उठा लिया, या मेरी वाइफ को उठा लिया, या बहू को उठा लिया, तो फिर आप इसका तोड़ क्या करेंगे? फिर आप कौमी असम्बली में हैं, आप फिर आपके पास एजेंसियाँ भी हैं, आपके पास इदारे भी हैं, आप एक वहाँ कमेटी बनवा लें, आप आकर उनको चैलेंज करें, अपने फैक्ट्स दें, आपके पास तो बहुत कुछ हो सकता है। आप इस चीज़ का अभी तक आपने हुकूमत की तरफ से कोई बयान सुना है? मतलब जो वाक़यात हुए पिछले कुछ दिनों में हो रहे हैं, क्या हुकूमत के किसी ज़िम्मेदार अफसर ने, किसी कोई MNA ने, किसी वज़ीर ने, वज़ीर आज़म ने, वज़ीर दाखिला ने इस पर मुँह खोला है? उन्होंने कोई हमें आके कन्विंस करने की कोशिश की है, पब्लिक को, पॉलिटिशियन को, मीडिया को, कि जनाब ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, ये जानबूझ के गायब हुए हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई है तो जनाब आप हमें फैक्ट्स दें, वो चीज़ें बताएं? अभी तक मैंने तो नहीं सुना, हो सकता है किसी ने कहा हो, मेरी नज़र से ना गुजरा। इसका मतलब यह है कि अगर आप चुप हैं, वो खामोशी को तो एतराफ़ जुर्म समझा जाता है ना। फिर अगर आप पे ये इल्ज़ाम सीरियस लग रहे हैं और हमारी एजेंसीज भी खामोश हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी कोई बात नहीं कर रही, हुकूमत भी चुप करके बैठी है, इंटीरियर मिनिस्टर भी कुछ नहीं कह रहे, वज़ीर आज़म ऑफिस भी चुप है, तो फिर तो समझा जाएगा कि हाँ जनाब आप उस पार्टनर्स इन क्राइम हैं, आप उनको कह रहे हैं जो इदारे कर रहे हैं ठीक है जी, हम आंखें बंद करके बैठे हैं, आपका जो दाल लगता है लगा लें। फिर तो हुकूमत का इसमें वीकनेस होगी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वीडियो डाल के मजलूम बन रहे हैं। हाँ हो सकता है ये चांसेस हैं, लेकिन आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब यह है कि आपके नॉलेज में है कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। मसलन अगर पार्लियामेंट लॉजेस में जो उन्होंने कहा, नसीमा साहिबा ने बात की है मैंगल साहब की पार्टी की, कि पार्लियामेंट के अंदर पुलिस गई हुई है, पार्लियामेंट के अंदर लोग वहाँ पे आपने भेजे हुए हैं, इससे ज़्यादा पहले चीज़ें नहीं होती। वो ठीक है 2-4 दफ़ा वाक़यात हुए हैं, लेकिन इतना ब्लैटेंट तरीके से सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है, जिन लोगों के लिए किया जा रहा है, मेरा ख्याल है वो खुद इस चीज़ पे एम्बेरस होंगे कि भाई साहब अब आप ये क्या चीज़ें कर रहे हैं। मतलब अगर जस्टिस मंसूर शाह साहब आप भी जाते वो बड़ा नया क्या कर लेते हैं, जो उमर अता बंदयाल साहब ने नहीं किया, आपने उनको भी मैनेज किया, साकिब निसार साहब भी करते हैं। आपको सबसे बड़ा खौफ ये है कि वो आके जो अपनी जजमेंट है उस पर आके आप पे वो ये सीट्स वाला है, ये फैसले पे अमल करवाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि ऑडिट हो जाएगा इनका वोटों का। फिर तो जमहूरियत को अगर आपने चलाना है, अगर थोड़ी मोड़ी जो वो लूली लंगड़ी जो मैंने कहा बची हुई है, थोड़ी सी आपको ड्रामेबाजी करनी पड़ती है, कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। इस लेवल की जाके इस तरीके से बाजू मरोड़ के, मार धाड़ करके, डांग सोटे करके अब तरामीम ले भी आएंगे, फिर लड़ाई झगड़े फड्डे फसादात, स्टेबिलिटी नहीं आएगी जिसकी आपको ज़रूरत है। सो मेरा तो ये ख्याल था कि इनको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए थी। मौलाना साहब मान जाते, वेल एंड गुड, नहीं मानते इनको गिव अप कर देना चाहिए था। कोशिश ज़रूर करते, हर पॉलिटिकल पार्टी जमहूरियत में करती है, लेकिन फिर मोर ओवर जो होता है ना, हमें अंग्रेजी में जब हम स्टोरी बनाते थे और जहाँ पे हम थक जाते थे, अब नई चीज़ जहन में नहीं आती तो हम मोर ओवर करके शुरू हो जाते थे पैटिंग करने के लिए। ये मेरा ख्याल है मोर ओवर हो रहा है और हुकूमत अपने आप को एम्बेरस करेगी। एक ही हल है इनके पास कि मौलाना साहब को राज़ी करें, उनसे वोट डलवाएं, तो फिर मेरा ख्याल है इसकी कोई क्रेडिबिलिटी वैलिडिटी इसकी रहेगी तरामीम की। अदरवाइज तो मेरा ख्याल है ये बड़ी इंतई कंट्रोवर्शियल रहेंगी। अतर काज़मी साहब, जो करासा साहब कह रहे हैं कि जी क्रेडिबिलिटी रखने के लिए जरूरी है कि मौलाना को भी साथ मिलाएं, लेकिन हमने सियासत में देखा है कि सियासी जमातें ऐसे मौके पे फायदे जरूर उठाती हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए हुकूमत समझती है कि आईनी तरामीम बड़ी जरूरी है, आईनी तरामीम के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट की फालियत होगी, इसके साथ साथ जो आपका पूरा जुडिशियल सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा। अपोजिशन का एक ही बयानिया है कि हुकूमत अपने फायदे के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए हुकूमत ये सारी तरामीम करना चाह रही है और हुकूमत को जल्दी भी ये है। आपको क्या लगता है, हुकूमत को थोड़ी सी अपना फायदा भी नजर आता है? फिर खासतौर पर अगर देखा जाए जो इतनी क्विकली ये चीजें करने की कोशिश की जा रही है, खतरात क्या है हुकूमत को? देखिए, इसमें मलिक से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है कि हुकूमत की नीयत बिल्कुल साफ हो, वो मुल्क और कौम के लिए कोई ऐसी तरमीम लाना चाहते हो जिसमें हम सब का फायदा हो, और मैं बड़ा ओपन माइंड से ये बात कर रहा हूँ। और मैंने 3-4 हुकूमती शख्सियात से, पीपल्स पार्टी के दोस्तों से, मुख्तलिफ दोस्तों से पूछा है कि ये जो आईनी तरमीम आ रही है क्या इसमें ये चीज है? वो आगे से कहते नहीं जी आपके पास गलत मसवदा है, इसमें ये नहीं है। किसी और से पूछूं वो कुछ और कहता है। तो अगर एक चीज मुल्क और कौम के फायदे के लिए ये लेके आना चाहते हैं तो नसरुल्लाह मलिक साहब को दें, कलासरा साहब को दें, दीगर लोगों को दें, इसके ऊपर बहस हो, पूरा एक पब्लिक ओपिनियन शेप हो, अवाम प्रेशर डालेगी कि भाई ये तो हमारे हक में चीजें।
जिस तरीके से ये चीजों को कर रहे हैं, लगता इस तरह है कि इन्होंने 1900 मतलब कि ये 1960 की दहाई से कोई सियासत कर रहा है, कोई 70 की दहाई से कर रहा है, लेकिन लगता है इस तरह है कि जैसे इन लोगों ने फरवरी 2024 से सियासत का आगाज किया है। ये सब जीरक लोग हैं, सियासतदान चीजों को समझते हैं, तो इसको बेहतर तरीके से भी ये टैकल कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं लगता ये है कि चीजें शायद इनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, और फिर आपस में एक दूसरे से भी किस हद तक ये सिंसियर हैं, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इमरान खान साहब के दौर में जिस तरीके से चीजें मैनेज की जाती थी, इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार था, लेकिन वो जो हुकूमत वाले थे वो टीवी पे बैठ के सीना ठोक के कहते थे कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, वो तो पूरे कौम के माई बाप हैं, वो तो कौम के फादर हैं, वो डिफेंड भी करते थे। ये पीछे मुलाकातों में सहाफियों को भी कहते हैं जी हमारा तो इससे ताल्लुक ही नहीं है, ये सब कुछ तो वो लोग कर रहे हैं। तो ये उस तरफ सारा इल्जाम लगाते हैं, आगे ये भागदौड़ भी करते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नजर आती है। या तो आप एक पेज पे हो जाएं, जो आप करना चाहते हैं वो अचीव कर लें, जिम्मेदारी लें, तो वो मुझे लगता है कि हुकूमत करना भी चाह रही है लेकिन जिम्मेदारी भी नहीं ले रही उस तरीके से। लेकिन काज़मी साहब, जो जावेद लतीफ साहब है, उनके इंटरव्यूज आपने देखे, और खासतौर पर रजा रब्बानी साहब का खत भी जो है, जावेद लतीफ साहब कहते हैं कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। अपनी मुस्लिम लीग नवाज के अंदर अहम ओहदे पे फायज है, वो MNA रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये आवाजें जेन्युइन आवाजें हैं या ये भी किसी सियासत का हिस्सा है? नहीं, देखिए इन लोगों ने उम्रें सियासत में गुजारी हैं। जब सियासतदान एक सियासी मामले के ऊपर बयान जारी करता है, कोई बात करता है, तो ये उसका वजन है। रजा रुबानी साहब जो बात कर रहे हैं उसमें वजन है। जो जावेद लतीफ साहब इस तरह की कोई बात कर रहे हैं, वो तो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कोई सहूलतकारी भी हो रहा है, और समटाइम लगता भी इस तरह है कि जैसे ये तो इन लोगों को गंदा करने के लिए सारा खेल हो रहा है। जितनी इनकी क्रेडिबिलिटी लूज हो रही है, अब क्या बिलावल किसी जगह पे खड़े होके जमहूरियत के हवाले से किसी को भाषण दे सकेंगे? जो सारे हालात हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू के साथ जो हुआ मुबैना तौर पे, दीगर जो सेनेट के अंदर खड़े होकर जो तकारीर कर रहे हैं, पीटीआई वालों को तो आप छोड़ दें, अख्तर मेंगल साहब तो इनके अपने पार्टनर थे, उन्होंने तो इमरान खान की हुकूमत को गिराने में वोट भी डाले। वो किस तरह की बातें कर रहे हैं? वो इल्जाम किस पे लगा रहे हैं आज? वो इसी पे बिलावल साहब की हुकूमत पे, नून लीग की हुकूमत पे। तो इन्होंने बहुत ज्यादा पॉलिटिकल जो कैपिटल है उसको लूज किया है। आई डोंट नो, क्या ये इतनी बड़ी प्राइस है जो इनको पे करनी चाहिए? क्या ये इनकी सियासत के लिए बेहतर होगा? मेरे ख्याल में कुछ लोगों को फिक्र है इस हवाले से, और इसी वजह से फिर जमात के अंदर से भी कुछ आवाजें आपको सुनाई देती हैं। साहब, आपको लगता है हुकूमत को डर है कोई, अगर जो है नए चीफ जस्टिस आ जाते हैं, हुकूमत आईनी तरामीम नहीं कर पाती तो हुकूमत के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा? ये खौफ है जो हुकूमत को इतनी तेजी से या इतने ऐसे काम करवा रहा है जिससे हुकूमत के ऊपर तनकीद भी हो रही है? मेरा ख्याल ये इनका गैर ज़रूरी ये पैनिक है, या वो समझते हैं कि माजी में हमारे साथ ये जो इस तरह के चीफ जस्टिस रहे हैं, शायद उनका रवैया हॉस्टाइल रहा है, स्टार्टिंग फ्राम साकिब निसार, उसके बाद उमर अता बंदियाल साहब, कंटिन्यूएशन वो देखते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब में। सो खौफ तो है, डर तो है, क्योंकि माजी में 2 प्राइम मिनिस्टर जो हैं रिसेंट माजी में, उनको सुप्रीम कोर्ट जो है डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं। गिलानी साहब हुए थे इफ्तिखार चौधरी साहब के हाथों, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस है वो हुए थे। अच्छा, आपको याद हो उन पर बड़ा दबाव था उमर अता बंदियाल साहब पे कि जब फैसला आया था इलेक्शन कराने का, तो उन्होंने उनका फैसला हुकूमत ने नहीं माना था। उन्होंने 1-2 दफ़ा, बल्कि अपने आपको याद होगा उन्होंने अपने प्रेस नोट में भी कहा था कि इसके कंसिक्वेंसेस होंगे, हुकूमत हमारा फैसला नहीं मान रही, लेकिन वो ये फैसला कर नहीं सके थे। उमर अता बंदियाल साहब इतनी बड़ी, शायद उन्होंने आके ये सोचा कि एक और प्राइम मिनिस्टर को घर नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज तो हालात तो वो बड़े राइप थे जब वहाँ पे, आपको याद होगा PDM हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और बड़ी कैंपेन भी चल रही थी वहाँ पे, आपको पता कैबिनेट और पार्लियामेंट करारदादें हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद उमर अता बंदियाल साहब ने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। तब सवाल यह कि क्या जस्टिस मंसूर शाह साहब अगर आते हैं तो ये वही रेस्ट्रेंट दिखा सकेंगे? हालांकि इनके बारे में बड़े लोग अच्छी बात करते हैं, मेरा ख्याल हुकूमत ने गैर ज़रूरी तौर पर उनके साथ एक कन्फ्रंटेशन ले लिया। अदरवाइज तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में कहा जाता है वो भी बड़े मॉडरेट हैं, वो प्रोग्रेसिव हैं, इतने हार्ड लाइनर वो भी नहीं है और चीज़ों को समझते हैं। वो इस पॉइंट तक ना जाते कि एक और वज़ीर आज़म को घर भेजा जाए। और इन्होंने एक पैनिक में आके, मेरा ख्याल है उन्होंने तरामीम लाने के लिए इन्होंने जिस तरह रास्ता उनको रोकने की कोशिश की है तो उनको अपना मुखालिफ बनाया है। सब एक कमर्शियल ब्रेक हम लें, वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि हम पुरतशद्दद एहतजाज के कायल क्यों होते चले जा रहे हैं, फिर क्या फेक न्यूज़ आज सबसे बड़ा मसला है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुशामदीद काज़मी साहब, फेक न्यूज़ एक बड़ा मसला है, हुकूमत को इससे शिकायत भी हैं, बाज़ लोगों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ रोज से हमने देखा कि सोसाइटी के अंदर
इस किस्म का एहतजाज जो बड़ा पुरतशद्दद एहतजाज है, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी सच्ची खबर के ये तकवीत पकड़ता जा रहा है। और पिछले कई माह से हमने देखा मुख्तलिफ जगहों पर यह डिस्कस किया जाता है कि जी बांग्लादेश की तर्ज की एक तहरीक चलने की जरूरत है। बांग्लादेश जिस तरह तलबा निकले थे, यहाँ भी तलबा को निकल आना चाहिए। इससे मुल्क का नुकसान कितना हो रहा है? और दूसरा ये बताइए कि फेक न्यूज का रास्ता रुकेगा कैसे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि फेक न्यूज एक बहुत बड़ा इशू है। झूठी खबर लगा दी जाती है और उसके नतीजे में फसादात भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम इशू ये है कि फेक न्यूज को काउंटर के किस तरीके से किया जाता है, उसके खिलाफ हुकूमत क्या करती है। अब आप देख लें, अगर लाहौर का कोई मुबैना साने है, उसके हवाले से फेक न्यूज है, तो हुकूमत तो पूरी बैठ के बता रही है कि जनाब ये सारी फेक न्यूज है। वजीर आला साहिबा बैठी हैं, उन्होंने साथ दीगर लोगों को भी बैठाया, सबको बताया कि ये फेक न्यूज है। पुलिस अफसरान वीडियोस बना के बता रहे हैं ये फेक न्यूज है। लम्हा फिक्रिया ये है हमारे लिए मलिक साहब कि ये लोग इनकी बात पे एतबार क्यों नहीं कर रहे। जब रियासत और हुकूमत के ऊपर से लोगों का ट्रस्ट का लेवल खत्म हो जाए, वो बड़ा डेट्रीमेंटल होता है। जब फेक न्यूज आए वो तो आए, पर उसको काउंटर करना है जिन लोगों ने, उनकी अपनी रेपुटेशन ये है कि लोग उनकी कोई बात ही नहीं मान रहा। ये क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जब आप हर चीज में सियासत को इन्वॉल्व करते हैं, इस मुल्क में सियासी मुखालफीन पे जो पर्चे हैं, अब एक दिन पुलिस पर्चा करे कि इमरान खान की बहनें बारूद लेके सुप्रीम कोर्ट को और पार्लियामेंट को उड़ाना चाहती थी, ये बाकायदा मुकदमा है और उनको जेल में बंद किया हुआ है। दूसरे दिन वो पुलिस आपके, वो इंतजामिया आके, वो हुकूमत आके आपको कुछ और बताए, तो क्या आप उनकी बात पे एतबार करेंगे? ये जो ट्रस्ट है इसको हमने खुद इरोड किया है, ये अभी नहीं हुआ। जब रियासत जो है, हुकूमत राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन डाल दे और कहे कि जी 18 किलो हेरोइन राना सनाउल्लाह लेके जा रहा था, जब वही इदारे आके आपको कुछ और बताएंगे, आप उस पर ट्रस्ट करेंगे? तो ये हमने जो ओवर द इयर्स किया, ये हम उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। ये सिर्फ हम फेक न्यूज की कीमत अदा नहीं कर रहे, हम लोगों का जो अपना ट्रस्ट का लेवल है वो हमने खत्म कर दिया है। हमने सच्चाई तो की नहीं। जब झूठ हमारी पॉलिसी हो जाए, हुकूमत की सियासी इंतकाम पॉलिसी हो जाए, मैं अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ, ये 76 साल की कहानी है, मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा। तो सोचने की ये जरूरत है, लम्हा फिक्रिया ये है कि आज हमारे बच्चे हमारी बात पे क्यों नहीं एतबार कर रहे। हम तो जिम्मेदार ओहदों पे बैठे हुए हैं, क्यों नहीं कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार? इसलिए कि वो ये समझते हैं कि हम खुदा न खास्ता द्रोह गोई करते हैं। तो हम फेक न्यूज को तो टैकल कर रहे हैं, लेकिन जो निजाम के अंदर हम द्रोह गोई करते हैं, जो हम मुबालगे से काम लेते हैं, जो हम गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं, उसको भी देखने की जरूरत है। रास्ता साहब, मोबाइल एक नौजवान के हाथ में है, वो जो चाहता है उसके ऊपर अपना वीलॉग कर देता है, जिसके ऊपर चाहता है इल्जाम लगा देता है, फिर व्हाट्सएप के जरिए पूरा एक जो है प्रोटेस्ट की काल फैला भी देता है। कोई उसे रोकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो माजी में तो हम कहते थे कि मजहबी इंतहा पसंदी होती है, मजहबी लोग जो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, किसी के ऊपर तौहीन का इल्जाम लगा के उसको जो है वो मार दिया जाता है। अब पढ़े लिखे लोग, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में पढ़ने वाले, वही इसी फेक न्यूज को, झूठ को फैलाकर अगर मुल्क के अंदर पुरतशद्दद वाकयात का हिस्सा बन जाए तो ये कैसे रुकेगा? सर, बात यह है कि चलें, पाकिस्तान तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, हमारे अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, मसाइल हैं, इग्नोरेंस है, और जैसे अभी काज़मी साहब कह रहे थे कि हुकूमतों पे ट्रस्ट के लेवल बड़े लो हैं, जो ठीक बात है उनकी, कि लोगों का ट्रस्ट नहीं होता हुकूमतों पे तो या इदारों पे, तो फिर लोग वायलेंट भी होते हैं, सड़कों पे भी आते हैं। मैं थोड़ी सी एडवांस मुल्कों की मिसाल देना चाहता हूँ। वो तो बड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनके यहाँ जमहूरियत भी बड़ी पुरानी है, उनके यहाँ नॉलेज भी है, टेक्नोलॉजी भी है, वेल अवेयर भी हैं, वो भी फेक न्यूज़ का शिकार होता है। अभी लंदन में क्या हुआ 2-3 महीने पहले सर, एक लाहौर के बैठे हुए नौजवान ने फेक खबर यहाँ से चलाई, उन्होंने आगे फैलाई, और वहाँ पे जो 3 बच्चियाँ बेचारी जिनको मारा गया था, स्टैब किया गया था, लंदन में कितने बड़े आपने देखे होंगे वहाँ पे हंगामे हुए सर, देखे ना आपने। ये सब 1500 बंदा जो है इसी फेक न्यूज़ की वजह से हज़ारों लोग वहाँ सड़कों पे आ गए और फसादात का ख़तरा पैदा हो गया। एक साइड पे एक जुलूस है, दूसरी पे दूसरे आमने सामने खड़े हैं, और मेरे ख्याल लंदन की तारीख में बड़े अरसे बाद इस तरह के जुलूस या इस तरह की चीज़ें सामने हैं। एंटी इमिग्रेशन या एक नफ़रत फैली है वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी, अदरवाइज़ भी। ये अभी की बात है और फेक न्यूज़ की वजह से हुआ सर। लेकिन जो बात है फेक न्यूज़ को टैकल कैसे करते हैं। 1500 लोग गिरफ्तार है लंदन में सर इस वक्त, मोस्टली गोरे हैं,
और बहुत सारों को सजाएं भी हो चुकी हैं सर, अभी हो भी रही हैं। उन्होंने दिन रात बैठ के जजेस ने उनको सजाएं देना शुरू कर दी हैं। लेकिन वही वाली बात कि इंस्टीट्यूशन पे एतबार है, उनको अदालतों पे भी है, हुकूमतों पे भी है, लिहाजा किसी ने नहीं कहा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही। 1500 बंदे को सर उन्होंने इस वक्त गिरफ्तार करके उनको सजाओं का अमल शुरू हो चुका है, बहुत सारों को हो भी चुके हैं। ये अभी की बात है, 2-3 महीने पहले फेक न्यूज़। तो लंदन जैसी सोसाइटी जो है या ब्रिटेन है वो फेक न्यूज़ का शिकार हो सकता है। तो हमारे यहाँ तो मतलब हम तो ज़्यादा ईजी हैं। आपको याद होगा अमेरिका में ये जो वहाँ पे इलेक्शन हुए थे उसमें जीते थे ये ट्रंप साहब जीते थे, उसमें सबसे बड़ा एलिगेशन क्या था जो FBI इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उन्होंने कहा ना फेक न्यूज़, उसमें रशियंस का उनको इल्ज़ाम लगे थे कि इन्होंने बैठ के बहुत सारी चीज़ें मैनेज की है, मैनूवर किया है। उस वक्त फेसबुक पे इल्ज़ाम लगा था कि इन लोगों ने फेक न्यूज़ के ज़रिए अमेरिकन लोगों को, वोटर्स को इन्होंने वो किया है, गुमराह किया है और बड़ी ऐसी ऐसी गलत झूठी खबरें लगा के इन्होंने ट्रंप को सर पर बिठा लिया है। अभी जो सोसाइटीज़ हैं आपकी, इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है ये हमें नहीं है, सिर्फ ये जहन में रखिए, हम हर चीज़ को समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में अनोखी हो रही है, दुनिया भर में हो रही है। फेक न्यूज़ वाला ये जो चैलेंज है जब से सोशल मीडिया है दुनिया के हर मुल्क को दरपेश। अभी वहाँ पे देख लें जब इनकी डिबेट हुई थी कमला हैरिस की और ट्रंप की, उसमें उसने फेक न्यूज़ की बुनियाद पर ट्रंप ने कह दिया कि लोग जो है फलां स्टेट में ये जो इमिग्रेंट्स आए हुए हैं बाहर से इलीगल, वो बिलियाँ कुत्ते खा रहे हैं लोगों को। वो पता ये चला सोशल मीडिया पे लोगों ने झूठी खबरें लगाई थी और उसको ट्रंप साहब ने बाकायदा डिबेट में कह दिया कि लोग तो बिलियाँ कुत्ते खा रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं। तो ये फेक न्यूज़ है ये सिर्फ हमारा इशू नहीं है, दुनिया भर का इशू है। लेकिन हाँ, दुनिया इसको कैसे टैकल करती है हम नहीं कर पा रहे, ना हमारे इदारे कर पा रहे हैं, ना हमारे पॉलिटिकल लीड कर पा रही है, क्योंकि वही वाली बात है क्रेडिबिलिटी के इश्यूज़ हैं। वहाँ पे इदारे करते, FBI एक्शन लेती है, यहाँ स्कॉटलैंड यार्ड लेती है, ब्रिटेन में तो वहाँ पे लोग बिलीव करते हैं कि हाँ जिसको पकड़ा है, ट्रायल हो रहा है, ये वही बंदा होगा। हमारे यहाँ किसी को FIA पकड़े, किसी को पुलिस पकड़े, दीगर पकड़े तो फ़ौरन ठप्पा लग जाता है कि जनाब ये पोलिटिकली तौर पर विक्टिमाइज़ कर रहे हैं, और लोग भी साथ हो जाते हैं, मीडिया भी हो जाता है, बाकी चीज़ें। बाकी बंदर के हाथ में सर जी तीली आई हुई है सोशल मीडिया, जब बंदर के हाथ में उस तरह आया हुआ है वो सबकी शेव किया जा रहा है, जंगल को आग लगाई जा रहे हो। तो आपका ये सोशल मीडिया तो वही है सर, बंदर के हाथ में लग गया है, तेली लग गया, पूरे जंगल को लगाई जा रहे हैं। साहब ये उस तरह जो है जिसके हाथ आया हुआ है उसको रोकने का कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना पड़ेगा ना। देखिए उस तरह इशू नहीं है, उस तरह से तो देखें दाढ़ी का खत भी आप बनाते हैं, खाली आप जो है वो नहीं करते, उस तरह इशू नहीं है। इशू ये है कि उसको इस्तेमाल किस तरह किया जाए। देखिए मैं आपको आने लाइटर नोट काज़मी भाई, अगर हाथ में ये बंदर के हाथ उस तरह आ जाए तो वो खत नहीं बनाता होता, यही तो मुहावरा है सारा के बंदर के हाथ में अगर उस तरह आ जाए वो खत मत नहीं बनाता, वो कुछ मैं सर उसी तरफ आ रहा था कि अब इशू ये करना है कि वो उस तरह जिसके लिए बनाया गया वो उसके हाथ में होना चाहिए, बंदर के हाथ में नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल जेन्युइन इशू है। देखिए आप अगर 2012 से 2018 के स्टैटिस्टिक्स देख लें, सिर्फ लंदन में 3000 गिरफ्तारियां हुई है सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करने पे, और बाकायदा फेक न्यूज के हवाले से हमें 2012-13 से ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई थी एक बैनुल अक़वामी इदारे में कि किस तरीके से इसको टैकल करना है, किस तरीके से इसको देखना है हुकूमती सतह के ऊपर। लेकिन फॉर सम रीजन यहाँ पे उस तरह की अवेयरनेस नहीं, और फिर फेक न्यूज यहाँ पे हुकूमत जनरेट करती है, हुकूमत झूठ बोलती है। ये इशू है ना जी, असल मसला ये है कि यहाँ पे हुकूमत भी वो बंदर बनी हुई है कि उसने भी उस तरह पकड़ा हुआ है। तो जब आप ये सेम टाइम वही ना, इधर हर बंदे के हाथ में उस तरह, तो जब तक हम उस चीज को टैकल नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। अतर काज़मी साहब, खुलासा साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।